ये दूसरा क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का RRB NTPC CPT 2 का। इसका पहला पार्ट 60 क्वेश्चन का जो है वो हम सॉल्व करके अपलोड कर दिए हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऊपर आई बटन में भी दे दिए हैं। तो जो भाई लोग अभी वो पहला पार्ट नहीं देखे वो देख लें, तब फिर आगे के 60 क्वेश्चन इस वीडियो में देखें। ठीक है, तो 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत के भुगतान बैंकों को निम्नलिखित में से किस गतिविधि की अनुमति नहीं है। तो जो भुगतान बैंक होते हैं वो पैसे उधार नहीं दे सकते हैं, केवल वो पैसे जमा कर सकते हैं और इधर एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक है, फिनो बैंक है और पेटीएम पेमेंट बैंक है, जियो पेमेंट बैंक है, इसी तरीके से इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक भी है एक। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 पे 4 वर्ष के लिए 5,000 रुपये तथा 5 वर्ष के लिए 4,000 की जमा राशियों पर साधारण ब्याज की एक समान वार्षिक दर पर होने पर कुल 2,400 रुपये की ब्याज राशि प्राप्त होती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ये सिंपल है। ठीक है, सॉल्यूशन देख लो। इसमें 2 सिंपल इंटरेस्ट दे रखे हैं। सिंपल इंटरेस्ट मतलब PRT अपॉन 100। तो हम लोग देख लो P1 इंटू R इंटू T1 अपॉन 100 प्लस P2 इंटू R इंटू T2 अपॉन 100। रेट वो सेम है और प्रिंसिपल और टाइम चेंज हो रहे हैं 2 बार, तो इसलिए दोनों को ऐड करेंगे तो कितना है 2,400 रुपये है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमको R रेट निकालना है, तो निकल आएगा 6%। ठीक है, फिर 61 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये विशेषज्ञों के अनुसार हाल ही में उत्तराखंड के जंगलों में लगी प्रचंड आग के कारण का निर्माण हुआ। तो ये ब्लैक कार्बन के कारण हुआ। ठीक है, और उत्तराखंड से हैं तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और यहीं पर फूलों की वादी यहीं पर है। ये फूलों की वादी का क्वेश्चन हम उसमें जो डी ग्रुप का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए उसमें हम डाल दिए थे। फूलों की वादी मतलब जहाँ से लक्ष्मण जी के लिए हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लेकर आए थे जिस पर्वत से, वही पर्वत को हम लोग फूलों की वादी के नाम से जानते हैं इस टाइम। और उत्तराखंड में क्या है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भी यहीं पर है। ठीक, और जो भाई साहब लोग UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको तो पता ही होगा, IAS ट्रेनिंग सेंटर यहीं पर मसूरी में है, लपसना जिसका नाम है। ठीक है, तो 64 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगस्त 2016 के, ये तो करंट अफेयर का था 2016 का, लेकिन हम लोग प्रेजेंट का देखेंगे। तो राजभवन में स्वतंत्रता प्राप्त से पहले का एक बंकर पाया गया। तो एक बंकर महाराष्ट्र में पाया गया, जो बंकर है एक महाराष्ट्र में पाया गया। तो ये बंकर जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। ठीक है, तो वर्ल्ड हेरिटेज में और कौन कौन सी साइटें हैं जो महाराष्ट्र में हैं, तो अजंता की गुफाएं भी हैं। ठीक, महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं हैं, एलोफेंटा, और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो टर्मिनस है वो भी यहीं पर हैं। ये सब जो हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 65 पे, पृथ्वी की सतह पर प्लायन वेग लगभग है तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह पर से अगर प्लायन वेग मतलब पृथ्वी की सतह से हमको अंतरिक्ष में जाना है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट या वस्तु को अगर हम अंतरिक्ष में ले जाना चाहें तो उसकी गति 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होगी, तभी वो पृथ्वी से पलायन कर पाएगी, मतलब पृथ्वी से बाहर जा पाएगी अंतरिक्ष में। ठीक है, इसका मतलब जो मिसाइल वगैरह या स्पेस क्राफ्ट वगैरह जो जाते हैं उनकी स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से होती है। तो इसी से अकॉर्डिंग और एक क्वेश्चन आता है कि ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो ध्वनि की चाल 343 मीटर पर सेकेंड होती है। और प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो 66 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय मूल की एक अग्रणी महिला इंदिरा नूई से संबंधित हैं। तो ये देखो 2016 का है करंट अफेयर, लेकिन जो इंदिरा नूई वो हैं पेप्सिको की CEO हैं। कौन है इंदिरा नूई? पेप्सिको की CEO। तो लगे हाथ हम लोग करंट में जो भारतीय मूल के जो CEO हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, उनका हम नाम जान लेते हैं। तो जैसे IBM में है, IBM जो कंपनी है उसके अरविंद कृष्णा जी CEO हैं। और माइक्रोसॉफ्ट को तो सभी लोग जानते होंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्या नडेला। गूगल के CEO तो सबको पता ही होगा, सुंदर पिचाई। लेकिन एडोब संतनु नारायण जो हैं, एडोब के संतनु नारायण हैं। मास्टर कार्ड
जो एटीएम कार्ड पे वीज़ा, रुपए या नीचे लिखा होता है मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड पे जो लिखा रहता है वही मास्टर कार्ड के अजय पाल सिंह बंगा सीईओ हैं। नोकिया के राजीव सूरी हैं। तो ये सब सारे मतलब प्रेजेंट टाइम पे हैं, जो CBT 2 में आने वाले CBT 2 में पूछा जा सकते हैं सीईओ के नाम। तो हम कुछ लेटेस्ट बता दिए हैं और बाकी आप लोग याद कर लेना, ठीक। और फिर निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती है? तो हरियाणा है। मैप पे आप लोग देख लो, हरियाणा जो है उससे कोई भी दूसरा देश स्पर्श नहीं कर रहा है। फिर 68 नंबर पे EAR मतलब 24 है, तो E5 नंबर पे है, A1 पे है, R18 नंबर पे है। तो ये तीनों को ऐड करेंगे तो 24 आ जाएगा। उसी तरीके से I को ऐड करेंगे, सोल्यूशन में देखो 35 आ जाएगा। लेग को ऐड करेंगे 24 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो तरंग जो होती है, तरंग में देखो तरंग दैर्घ्य भी होती है, फ्रीक्वेंसी भी होती है, ठीक है, और एम्पलीट्यूड भी होता है, मतलब आयाम। लेकिन उसमें माध्यम नहीं होता। तरंग कोई भी माध्यम में चल सकती है, हवा में भी चल सकती है तरंग, गैस में भी चल सकती है, तो ठीक है। तो इसमें माध्यम की ज़रूरत, माध्यम नहीं होता है तरंग दैर्घ्य में। ये ऊपर वाली 3 चीज़ें तो होती हैं, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, बट मीडियम नहीं होता है, ठीक। तो यदि आग को बर्फ़ को आकाश, आकाश को आग और पानी को बारिश कहा जाता है, तो चिड़िया कहाँ उड़ती हैं? तो देखो, आग को बर्फ़ कह दिया गया, ठीक है, और बर्फ़ को आकाश कह दिया गया है, ठीक है। तो आकाश को आग कहा गया है, आकाश को आग कहा गया है, तो चिड़िया तो उड़ेंगी आकाश में, लेकिन आकाश को आग कह दिया गया है, तो चिड़िया आकाश में उड़ेंगी। चिड़िया आकाश में उड़ेंगी लेकिन आकाश को आग कहा गया है, तो ऑप्शन आग हो जाएगा, ठीक है। फिर 61 नंबर क्वेश्चन दिया है, 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए। यह त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है। तो इसमें दे रखा है जो पहली त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर है, फिर 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है, मतलब R2 हमारी हो जाएगी 14 + 7 = 21 सेंटीमीटर। तब फिर इसमें ज्ञात करना है कि तब इसमें है तो सेंटीमीटर है, तो परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए। परिधि में वृद्धि निकालना है, कितना इंक्रीमेंट हुआ है परिधि में। तो जो परिधि का फार्मूला होता है 2πr, ठीक है। तो हम लोग जो बड़ी परिधि है उससे छोटी परिधि हटा देंगे, तो 2πr2 - 2πr1, ठीक है। सॉल्व करके डिफरेंट आ जाएगा 44 सेंटीमीटर, ठीक है। फार्मूला वैसे जी है, आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 3/5 तथा 7/8 के बीच में पड़ता है? तो सबसे पहले हम लोग इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 3/5 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.6, और 7/8 को करेंगे तो ये आ जाएगा 0.875। फिर ये जितने ऑप्शन हैं, ऑप्शन को भी हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। फिर डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन इन दोनों के बीच में आ रहा है। देखो जैसा सोल्यूशन में हम दिखा दिए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को कहा जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को कहा जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जितना मास होता है उतना ही मास किसका होता है? तो पॉजिट्रॉन का होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन से संबंधित, अब इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूल्यांकन कीजिए sin 30/cos 45 × sin 45 × cos 30। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो tan 30 × tan 45 हो जाएगा। फिर tan 30 की वैल्यू 1/√3 और tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो सॉल्व करके 1/√3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक वास्तविक संख्या के संदर्भ में सही नहीं है?
तो सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। ये सही है। एक वास्तविक संख्या के लिए संख्या रेखा पर एक अनिवार्य बिंदु होना आवश्यक नहीं है। एक वास्तविक संख्या अद्वितीय होती है। सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। तो इसमें सेकंड वाला सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 2a/m प्लस b/n इक्वल टू 2 तथा a/m माइनस a/m माइनस b/n बराबर 4 है तो क्रमशः a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि क्वेश्चन में यह है क्वेश्चन नंबर 66। तो देखो इसका सलूशन दे रहे हैं। सलूशन आप लोग देख लो। दिया है 2a/m प्लस b/n बराबर 2। उसी तरीके से दिया है दूसरा a/m माइनस b/n बराबर 4। तो दो इक्वेशन बन जाएंगी एलसीएम लेके। तो 2an प्लस bn इक्वल टू 2mn इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकेंड an माइनस bn इक्वल टू 4mn 2 हो जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को हम लोग ऐड कर लेंगे तो 3an इक्वल टू 6mn आ जाएगा। वहाँ से a की वैल्यू निकलेगी तो a की वैल्यू निकल आएगी 2m। ठीक है, तो a की वैल्यू तो आ गई, लेकिन उसमें पूछ रहा है b की भी वैल्यू। तो ये जो a की वैल्यू है ये इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो वहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी -2n। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जिन भाइयों को अगर नहीं समझ में आ रहा तो सोल्यूशन रोक के वीडियो देख सकते हैं। फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में करके कोई भी मतलब क्वेरी पूछ सकते हैं, हम उसका तुरंत जवाब देंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम आपसे कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जिन भाइयों को ये वीडियो अच्छी लग रही है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिससे ये होगा कि हम और ज़्यादा मोटिवेट होंगे और आपके लिए CBT 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाते रहेंगे। और हमारे इस चैनल पे जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे SSC का हुआ, UPSSC का हुआ या RRB का हुआ, बैंकिंग का हुआ, ठीक है, तो सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का विद सॉल्यूशन इस पर हम प्रोवाइड करवाएंगे। और धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हमको आपका साथ चाहिए। वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट करें। अगर कोई फीडबैक देना हो तो कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो में क्या कमी रह गई है, जिससे हम अगली वीडियो में सुधार कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक संख्या के 3/5 का 2/3 42 है तो उस संख्या का 1/3 ज्ञात कीजिए। तो संख्या मान लिए, कोई संख्या माना संख्या x है। x का 3/5 का 3/5 है का 2/3 मतलब 2/3 बराबर 42 है। तो सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद x आ जाएगा। ठीक है, फिर उस संख्या का 1/3 निकालना है तो x का 1/3 बराबर सॉल्व करके 35 आ जाएगा। ठीक है, गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग में नहीं किया जाता है। तो कंप्यूटर माउस, स्मार्टफोन, इंकजेट प्रिंटर, रेसिंग कार। तो देखिए इंकजेट प्रिंटर में नहीं किया जाता है। अब क्यों नहीं किया जाता है? गायरोस्कोप मतलब होता क्या है ये पता हो जाएगा तो आप आसानी से पता कर पाएंगे कि क्यों नहीं प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो गायरोस्कोप एक सेंसर होता है जो मोबाइल में जो स्क्रीन को वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल करने के काम आता है। जैसे जब हम लोग मतलब कार रेसिंग गेम खेल रहे होते हैं तो लेफ़्ट राइट करने में स्क्रीन को हम लोग तिरछा करते हैं, तो वो गायरोस्कोप सेंसर लगा होता है, उसके ज़रिए हम लोग लेफ़्ट राइट करते हैं। या फिर जैसे बाइक रेसिंग गेम हुआ या पबजी तो आप लोग लेटेस्ट में खेल ही रहे होंगे। पबजी में भी लेफ़्ट राइट करके इधर उधर किया जाता है सोल्जर्स को, तो उसमें गायरोस्कोप ही सेंसर यूज होता है। और माउस में हम लोग कर्सर इधर उधर करते हैं लेफ़्ट राइट में, तो उसमें भी जो माउस के नीचे बॉल एक लग रहा था वो गायरोस्कोप सेंसर ही है, उसी की मदद से ये सब होता है। तो इंकजेट प्रिंटर में गायरोस्कोप सेंसर नहीं लगा होता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसमें फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक तो आसानी से आप लोग
निकाल ही लोगे। ठीक है, बोला कि 120 होगा, 4 बार आया है। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। छूट प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। यदि 90 रुपया अंकित मूल्य की एक किताब 76 रुपये में बेची जाती है तो छूट परसेंटेज में इसका फार्मूला होता है छूट बटे क्रय मूल्य। ठीक है, तो इंटू 100। तो इसमें छूट मतलब लागत 90 रुपये का अंकित मूल्य है, 76 में बेची गई है, तो 90 माइनस 76 बटे 90 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, सॉल्व कर देंगे तो जाएगा 15.55%। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं 81 नंबर क्वेश्चन पे। तो ये टेबल वाले क्वेश्चन से यार एक ही क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हम लोग ध्यान से देखेंगे। जैसे जो हम लोग पहला प्रश्न पत्र सॉल्व करवाए हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 का, उसमें तो टेबल से 4 क्वेश्चन बन रहे थे। इसमें भी लगभग 4 ही क्वेश्चन बनने चाहिए क्योंकि एक ही ईयर का है। तो देख लेते हैं 3 टोटल 4 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन पे तो कंपनी सेकंड द्वारा कॉलेज PR तथा S से लिए गए छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी। तो पहले एक बार आप लोग टेबल देख लो। ठीक है, इसी टेबल देखने के बाद देख लो, फिर इसी टेबल से 81 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 81 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कंपनी सेकंड द्वारा कॉलेज PRS से लिए गए छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग उतना ही डाटा लेंगे। तो देखो हमने टेबल अलग से दिखाई है PRS का सेकंड कंपनी के द्वारा, तो उसमें 2400 कैंडिडेट हैं, उसका 27% P में है, 25% R में है, S में 18%, टोटल 70%। तो छात्रों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 2400 का 70% निकाल लेंगे तो 1680 रुपये आ जाएगा। ठीक, 1680 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में तो कंपनी सेकंड एवं थर्ड द्वारा कॉलेज R से लिए गए छात्रों की संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। कंपनी फर्स्ट एवं सेकंड द्वारा कॉलेज R से लिए गए छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो R में देखिए सेकंड द्वारा 2400 में सेकंड द्वारा 2400 का 25% लिए गए हैं। फिर थर्ड कंपनी द्वारा भी 2500 लिए गए हैं, तो 1500 का 25% हो जाएगा। तो 2400 का 25% माइनस 1500 का 25% कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे जैसा क्वेश्चन में पूछा है, तो 225 आ जाएगा। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी टेबल से 2 ही क्वेश्चन हुए। तीसरा क्वेश्चन टेबल से 83 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कॉलेज S की तुलना में कॉलेज P से तीनों कंपनियों ने कुल कितने अधिक छात्र लिए हैं। तो कितने अधिक छात्र लिए हैं, तो आप लोग एक बार टेबल देख लो। ठीक है, फिर सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग जो टेबल बनेगी वो देखो आप लोग। अब तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट में 1800 हैं, सेकंड में 2400, थर्ड में 1500 स्टूडेंट हैं। तो कितने अधिक लिए हैं, तो PS की बात कर रहा है, P से S कितना अधिक है, तो दोनों का डिफरेंट निकालेंगे। तो 24% माइनस 16% और 8% आएगा। फिर 27% माइनस 18% बराबर 9% हो जाएगा। फिर थर्ड जो कंपनी है, थर्ड जो है कंपनी, उसमें 32% माइनस 23% बराबर 9% आ जाएगा। ठीक, तो 1800 का जो है वो 8% निकाल लेंगे, 144 आ जाएगा। फिर 2400 का 9% निकालेंगे, 216 आ जाएगा। 1500 का 9% 135 आ जाएगा। तीनों को टोटल निकालेंगे तो 495 टोटल डिफरेंट आ जाएगा। जो टोटल कुल कितने अधिक छात्र लिए गए हैं, तो 495 छात्र अधिक लिए गए हैं। मतलब इसकी तुलना में कॉलेज P से 495 अधिक छात्र लिए गए हैं। तो आप लोग अगर ना समझ में आए तो वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो और हमारे सॉल्यूशन पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ हमारे लिए एक लाइक का बटन प्रेस कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टेबल से ये चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 84 पे कंपनी थर्ड द्वारा कॉलेज P से लिए गए और कंपनी फर्स्ट द्वारा कॉलेज Q से लिए गए छात्रों की संख्याओं का अंतर क्या है। तो इसमें देखिए
कंपनी थर्ड, तो इसमें कैसे निकालेंगे हम लोग? कंपनी थर्ड द्वारा कॉलेज पी से लिए गए जो छात्र हैं उनको हम लोग डिफरेंट कर देंगे, मतलब माइनस कर देंगे किन से? कंपनी एक जो है कंपनी फर्स्ट द्वारा कॉलेज क्यू से लिए गए छात्रों की संख्या। तो कंपनी थर्ड जो है वो कंपनी थर्ड में पी जो है पी से लिए गए 1500 हैं, उसका हम लोग 32% निकालेंगे। ठीक है, तो 1500 का 32% माइनस 1800 का, जो 1800 कौन है? क्यों कंपनी वाले, देख लो क्यों कंपनी वाले। ठीक है, क्यों कंपनी का 32% है ना फर्स्ट कंपनी में, तो 1800 का 32% निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे सॉल्यूशन देख के, तो उसको सॉल्व करेंगे 96 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 85 पे। तो प्रसिद्ध बृहदीश्वर मंदिर में स्थित है, तो फोटो आप लोग देख लो। बृहदीश्वर मंदिर जो है शिव जी का मंदिर है, ये तमिलनाडु में है और तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। और ये टेम्पल जो है वर्ल्ड हेरिटेज में है शामिल, इसलिए ये पूछ लिया गया है। तो आप लोग जितने भी टेम्पल जो हैं वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हैं उनका आप लोग एक बार ज़रूर देख लेना CBT 2 का पेपर देने से पहले। ठीक है, फिर 86 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। झील एशिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील में से एक है, तो वूलर झील जो है ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है एशिया के अंतर्गत। फिर चिलिका जो झील है ऑप्शन में दिया है, चिल्का झील उड़ीसा में है जो खारे पानी वाली झील है। फिर ये सांभर ऑप्शन में दिया है ना, सांभर झील, ये राजस्थान में है। और वेम्बनाड ये केरल में है। कभी कभी पूछ लेता है ना ये कि सांभर झील कहाँ पे पड़ती, तो राजस्थान में, और चिल्का कहाँ, उड़ीसा में। तो इस तरीके से मतलब जितने भी क्वेश्चन टाइप के बन रहे हैं वो सब बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 में एक कथन और उसके कुछ निष्कर्ष, ठीक है, दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 87, तो प्रतिकूल परिस्थिति सबसे अच्छा शिक्षक कौन है? तो निष्कर्ष दिया है निर्धन व्यक्ति शिक्षित होते हैं, मतलब जो पुअर पीपल आर एजुकेटेड। तो प्रतिकूल परिस्थिति सीखने के अवसर प्रदान करती है, कौन सा निष्कर्ष? तो इसमें केवल सेकंड, जो प्रतिकूल परिस्थिति सीखने के अवसर प्रदान करती है, मतलब अगर हम कहते नहीं रिस्क लेना, अगर आपके सामने कोई समस्या आ रही है तो उस समस्या से कोई भी बंदा वो सीख जाता है। अगर आपके पास कोई समस्या नहीं है तो आप कोई नहीं सीखेंगे। जैसे लोग पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि हमको आगे दुनिया में समझदार बनना है, तो सब लोग इसीलिए अपने आप को एजुकेट करते हैं। ठीक है, अगर माँ के पेट से सभी लोग समझदार पैदा हों या इंटेलिजेंट पैदा हों, सब कुछ सीख के पैदा हों, तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। तो प्रतिकूल स्थिति सभी के सामने आती है, ठीक है, उसी से लोग सीखते हैं। क्वेश्चन, उन लोगों की संख्या बताएं जो या तो उपन्यास या कविताएं पढ़ते हैं। तो ठीक है, टोटल 85 व्यक्तियों के एक समूह में 45 लोग उपन्यास पढ़ते हैं, 37 कविताएं पढ़ते हैं, 8 ना तो उपन्यास ना ही कविताएं पढ़ते हैं। तो अगर 85 में से 8 माइनस कर देंगे तो जितने बचेंगे वो कुछ ना कुछ तो पढ़ते ही हैं, जो क्वेश्चन में 88 में पूछा है। तो 85 माइनस 8 कर देंगे तो 77% जो हैं वो या तो नोवेल या पोएम पढ़ते हैं। ठीक है, फिर 89 क्वेश्चन है, उन लोगों की संख्या बताएं जो उपन्यास और कविताएं दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम उन लोगों की संख्याएं बताएं जो उपन्यास और कविताएं दोनों पढ़ते हैं। तो 85 व्यक्तियों के एक समूह में 45 लोग उपन्यास पढ़ते हैं, ठीक है, और 37 कविताएं पढ़ते हैं। 8 ना तो उपन्यास पढ़ते हैं ना ही कविताएं पढ़ते हैं। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में 77 लोग जो थे या तो उपन्यास पढ़ रहे थे या तो कविताएं पढ़ रहे थे, कुछ ना कुछ पढ़ रहे थे। ठीक है, तो और 45 और 37 मतलब दोनों लोग पढ़ने वाले हैं, 45 उपन्यास और 37 कविताएं, इनको जोड़ेंगे तो 82 हो जाएगा, मतलब 5 लोग एक्स्ट्रा हैं बन रहे हैं। 77 तो दो ऊपर वाले क्वेश्चन में आया था, 77 मतलब नोवेल या पोएम कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 45 और 37 को ऐड करेंगे तो 85 आएगा। 85 से 77 माइनस कर देंगे तो जो 5 लोग आएंगे वो ना तो उपन्यास पढ़ेंगे ना कविताएं पढ़ेंगे। ठीक, वो दोनों में से कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। डायग्राम में आप लोग देख लो, वेन डायग्राम है। तो
मतलब जो 5 है वो 5 बंदे जो हैं वो कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, ना उपन्यास ना कविता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है क्वेश्चन 91 ने सितंबर 2016 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया, तो 2016 का है। तो 2016 में जो आरबीआई के गवर्नर थे वो डॉक्टर उर्जित आर पटेल थे। उन्होंने शपथ ग्रहण की थी, कार्यभार संभाला था। तो आरबीआई के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है। और पूछता है आरबीआई जो है वो कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। और प्रेजेंट टाइम पे कौन गवर्नर है इसके? तो शशिकांत दास, 25वें नंबर के हैं शशिकांत दास आरबीआई के गवर्नर। और ये कब बने थे? 12 दिसंबर 2018 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जमा की गई 8,500 रुपये की राशि का 3 वर्ष में साधारण ब्याज 2,040 रुपये है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, रेट निकालना है। तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट PRT/100, तो रेट निकालना है। प्रिंसिपल और टाइम दिया है और सिंपल इंटरेस्ट दिया है, फार्मूले पर रख के आर निकाल लेंगे। देखो सोल्यूशन में दे रखे हैं, तो आ जाएगा 8%। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की पेरिफेरल डिवाइसों में से यह शामिल नहीं होता है। तो पेरिफेरल डिवाइसेस का फ़ोटो आप लोग देख लो। पेरिफेरल डिवाइसेस वो होती हैं जैसे स्कैनर हुआ, माउस हुआ, प्रिंटर हुआ, और कीबोर्ड है, मॉनिटर है, साउंड है, ये सब पेरिफेरल हैं। और सीपीयू तो कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर का ही पार्ट है। ठीक है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है ना, तो सीपीयू। तो पेरिफेरल डिवाइस में सीपीयू नहीं आता है। और पेरिफेरल डिवाइस जो हैं वो प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर, स्कैनर, साउंड, कीबोर्ड, ये सब हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। क्वेश्चन नंबर 94, ये मिसप्रिंट है इसलिए इंग्लिश का पढ़ के कर रहे हैं। ऑल द डॉग्स आर ब्लैक, तो डायग्राम में ऑल डॉग ब्लैक कर दिए हैं, बना दिए हैं। फिर ऑल कैट्स आर वाइट बना दिए हैं। फिर जो ये कंक्लूजन दे रखा है, कंक्लूजन में देखते हैं कौन सा सही है। तो सभी जानवर या तो काले हैं या तो सफ़ेद हैं, तो गलत है। कोई जानवर भूरा नहीं है, ये भी गलत है। भूरा रंग इसमें दिया ही नहीं गया। कुछ जानवर काले और कुछ सफ़ेद हैं, ये राइट है। तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 95 पे चलते हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर फर्स्ट स्पीकर थे। ठीक है, जीवी मावलंकर जो थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रेजेंट टाइम पे कौन है? ओम बिरला। ठीक है, ये ग्रुप डी में भी आया था, जो अभी 2016 में हुआ था, और उसका करवाए भी थे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए हैं उसमें डी ग्रुप वाले में, उसमें भी यही पूछा गया था कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जी महालंकर। लेकिन अब हो सकता है आने वाले टाइम में प्रेजेंट टाइम में पूछ ले कौन है, तो ओम बिरला प्रेजेंट टाइम में लोकसभा अध्यक्ष हैं। तो फिर 96, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो ये है मुगल वंश के लोगों को हम लोग सुल्तान नहीं कहते थे। ठीक है, हाँ, लेकिन ये हिस्ट्री से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लोधी, खिलजी, मुगलक, तुगलक, ये 4 ऑप्शन जो हैं उनके बारे में देख लो। तो लोधी वंश था, इसका शासनकाल 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चला था। इसके संस्थापक कौन थे? बहलोल खान लोधी लोधी वंश के संस्थापक थे। फिर सेकंड पे खिलजी वंश जो था ये 1290 से 1320 तक चला था। इसके पहले सुल्तान थे जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी। इसके पहले सुल्तान कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी। फिर मुग़ल वंश की बात करें तो ये 1526 ईस्वी में उदय हुआ था। इसके शासक बाबर, हुमायूं और शेर शाह सूरी, जहांगीर, शाहजहां, अकबर आदि शासक थे, मतलब इनके। तो जैसे कभी कदार भी पूछ लेता है कि बाबर, हुमायूं या शेर शाह सूरी, जहांगीर, शाहजहां, अकबर, ये मतलब किस वंश के शासक थे? तो मुग़ल वंश के शासक थे। ये 1526 में इसका उदय हुआ था, मतलब स्टार्ट हुआ था ये वंश। ठीक, फिर लास्ट पे आते हैं तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक हुआ था। इसके संस्थापक गयासुद्दीन थे। ठीक, तो इतने सारे पॉइंट याद रखना। निम्न में से किस प्रजाति को कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है? तो
कश्मीरी हिरण मतलब हांगुल, फोटो देख लो आप लोग, या लाल हिरण की नस्ल है जो एक जम्मू और कश्मीर के राज्य पशु है। ठीक है, जो लाल हिरण है जम्मू और कश्मीर का राज्य पशु है। ठीक, 98 पे चलते हैं। 98 बाई मिस प्रिंट है, इसको छोड़ दो। 99 पे चलते हैं। कौन सी टीम फुटबॉल प्रतियोगिता कोपा अमेरिका 2016 के फाइनल की विजेता रही? तो चिली, ये 2016 का करंट अफेयर है। तो हम लोग लेटेस्ट करंट अफेयर देख लेते हैं फुटबॉल से। तो जो फीफा वर्ल्ड कप 2020 वो कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था। ठीक है, फिर 100 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। रेलटेल कॉरपोरेशन इज़ आ, ठीक है, तो ये सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, मतलब PSUs के अंतर्गत आता है। ठीक, रेलटेल में होता क्या है? तो ये रेलटेल जो है इंडियन रेलवे का, जो इंडियन रेलवे है उसी का एक सब्सिडरी उपक्रम है, मतलब दूसरी एक कंपनी है उसी का साइड में रेलवे का, इंडियन रेलवे का साइड में बिजनेस है। या एक जो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री होती है वही इसमें काम होता है, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री होती है इस रेलटेल के अंतर्गत। ठीक है, और रेलटेल के जो चेयरमैन है कौन है? पुनीत चावला, और पुनीत चावला इसी के MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। अब 101 क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ब्लड रिलेशन से है। A क्योंकि बहन, C क्योंकि माँ, PC का पिता है, E P की माँ है, बताएं कि क्यों P का क्या है। ठीक है, जैसा कि देख लो डायग्राम में दिखा दिए आप लोग। ब्लड रिलेशन का इसी क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो। ठीक है, तो इसमें निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें जो क्यों का है जेंडर नहीं पता है। ठीक है, इसलिए हम लोग पता नहीं कर सकते हैं कौन है इसमें। 102 क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न विकल्पों में से पेशेवर भारतीय निशानेबाज को पहचाने। ठीक, तो भारतीय निशानेबाज जो हैं इसमें करंट अफेयर था। अंजलि जो भागवत जो हैं वो 2016 के समर ओलंपिक में चर्चा में थी, इसलिए करंट अफेयर में पूछा गया था। ठीक है, तो अभी इस टाइम 2020 के जो ओलंपिक्स हैं वो 2021 में हो रहे हैं कोविड के कारण। तो 2020 का जो संस्करण है वो ओलंपिक का, उसके जो इंडियन प्लेयर हैं उनको हम लोग याद रखेंगे, मतलब जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या मतलब इंडिया का कहीं ना कहीं नाम रोशन कर रहे हैं तो उन लोगों को हम याद रखेंगे। ठीक है, इससे ये होगा कि मतलब आने वाले एग्ज़ाम में वो लोग पूछे जा सकते हैं। जैसे मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में फर्स्ट मेडल लाया है इंडिया के लिए, इसलिए वो करंट अफेयर में अभी चल रही हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 103 पे INA अरिहंत निम्न में से क्या है? INS अरिहंत एक परमाणु हथियार पनडुब्बी है। इस पनडुब्बी को सभी टेस्ट के बाद जो है 2016 में नौसेना को सौंपा गया था, इसलिए ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 2016 की बात थी इसलिए करंट अफेयर में आया था। ठीक है, फिर दो धनात्मक पूर्णांकों का योगफल 42 तथा अंतर 4 है, उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो माना दो धनात्मक पूर्णांकों x और y हैं, तब x + y दे रखा है 42, इक्वेशन 1 हो जाएगी, और उनका अंतर मतलब x - y = 4 दे रखा है। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x = 23 आ जाएगा। फिर 23 जो आएगी x की वैल्यू, उससे हम लोग उसको रख देंगे ऊपर वाली दोनों इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में रख के y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू 23 आ गई तो y की वैल्यू आ जाएगी 19। फिर ये जो पूर्णांक है धनात्मक पूर्णांक x y, इनका मल्टीप्लिकेशन ज्ञात करना है। तो x बराबर आया है 23, y बराबर आया है 19, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 437 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर 105 क्वेश्चन पे चल रहे हैं। एक आयताकार बोर्ड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 गुनी है। यदि बोर्ड का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए डायग्राम में जैसा दे रखा है, हमने मान लिया है बोर्ड की चौड़ाई। ठीक, तो लंबाई मान लिया x है तो चौड़ाई उसकी 4 गुना हो जाएगी, मतलब 4x हो जाएगी। तो 4x उसका क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल 256,
तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, 8 आ जाएगी। तो इससे हमारा क्या निकल आएगा, लंबाई निकल आएगी। तो लंबाई ही पूछ रहा है, लंबाई 4x हो जाएगी, तो 34 मीटर ये हमारी लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 106 पे, पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब, ठीक है, ये तो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण हम लोगों को हाई स्कूल 8th में 9th में साइंस में पढ़ाया गया। ठीक है, तो ये तो आना ही चाहिए, जिनको नहीं आता तो सुनिए। जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है जब होता है यदि सूर्य चंद्रमा, जो सूर्य है वो चंद्रमा और पृथ्वी के एक सीधी रेखा में हो, तो वो मतलब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है उस दिन। फोटो में देख लो, यह हमेशा अमावस्या को ही होता है। ठीक, लगेगा चंद्र ग्रहण भी देख लो, चंद्र ग्रहण का फोटो भी देख लेना। लेकिन जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, इसलिए इसे मतलब चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह हमेशा किस दिन होता है, पूर्णिमा की रात को होता है। ठीक, तो 107 नंबर क्वेश्चन पे, ज्वार भाटा समुद्र में होता है, तो नदी में क्या होता है, अंतर प्रवाह। ठीक, अंतर प्रवाह का फोटो देख लो। 108 क्वेश्चन पे, तिरुकुरल मिसप्रिंट है थोड़ा, कौन सा 108 क्वेश्चन, तो निम्न में से साहित्यिक कृति संस्कृत में रचित नहीं है। तो जो 4 ऑप्शन दिए हैं वो संस्कृत में कौन सी नहीं है, तो तिरुकुरल, ये तो वैसे भी नाम ही से लग रहा है कि तमिलनाडु साइड की है, तो ये संस्कृत में नहीं है। लेकिन रत्नावली ये भी संस्कृत में है लिखी हुई, राजतरंगिणी ये भी संस्कृत में है, मेघदूत ये भी संस्कृत में है, और रत्नावली जो है इसको हर्षवर्धन ने लिखा है, राजतरंगिणी जो है कल्लड़ ने लिखा है इनको, और मेघदूत को कालिदास ने लिखा है। ये सब संस्कृत में लिखी हुई हैं, तीनों नीचे वाली जो रचनाएं हैं उनके राइटर भी है, जान लो, मेघदूत कालिदास और राजतरंगिणी कल्लड़ और रत्नावली हर्षवर्धन ने लिखी है। राइटर भी पूछ लेता है ना एग्जाम में। तो 109 नंबर क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन लगा दिए हैं, देख लो, इजी है, हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन, ठीक, एक नाव की स्थिर जल में चाल 12 किलोमीटर पर घंटा है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा है। एक व्यक्ति नाव से धारा की प्रतिकूल दिशा में 135 किलोमीटर तक जाकर धारा की अनुकूल दिशा चलते हुए प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौट आता है। पूरी यात्रा को तय करने में लगा समय घंटे में ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, हम लोग सॉल्यूशन देख लो। धारा की प्रतिकूल मतलब धारा की दिशा में चलने पर नाव की स्पीड हो जाएगी 12 + 3 तो 15 किलोमीटर पर हावर हो जाएगी। और वहीं धारा की विपरीत दिशा में चलेगा तो 12 में से 3 माइनस कर देंगे तो 9 किलोमीटर पर हावर हो जाएगा। ठीक है, और टोटल मतलब 35 किलोमीटर चला है, फिर 135 किलोमीटर चला है, फिर 135 किलोमीटर वापस भी आया। तो 135 किलोमीटर 15 की स्पीड में चला है और 135 किलोमीटर 9 की स्पीड में चला है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो 24 घंटा टोटल यात्रा में आने जाने में टोटल 24 आवर लगेंगे। ठीक है, सोल्यूशन देख लो, इजी है। 111 मानो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। तो ये मानो है जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है मस्तिष्क में पाई जाती है, फोटो देख लो। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, सेरेब्रम और सेरिब्लम भी इसी में पाई जाती हैं। मस्तिष्क में जो ग्लैंड होती है पिट्यूटरी और सेरिब्रम भी मस्तिष्क में पाई जाती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन 112 30 से 60 हुआ है, 7 फिर क्वेश्चन मार्क, तो 6 × 5 7 × 6 मतलब 6 से 5 मतलब 6 से 1 घटा है, उधर रात से 1 घटा देंगे, 6 से 1 घटा के मतलब 6 से 1 कम करेंगे 5 होगा, उसी से मल्टीप्लाई कर दो। फिर रात से 1 कम करो 6 हो जाएगा, उसी से मल्टीप्लाई कर दो, 7 से 42 आ जाएगा। ठीक, फिर फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड और 5 सेंटीमीटर 12 एंड 13 सेंटीमीटर। तो सोल्यूशन देख लो,
एक त्रिभुज दे रखा है जिसकी तीनों साइड दे रखी हैं, तो फार्मूला वैसे हो जाएगा, एस निकाल लेंगे। एस क्या होता है, परिमाप का आधा होता है ट्रायंगल का, 15 आ जाएगा। फिर एरिया का फार्मूला एस इंटू एस माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट में एस माइनस बी, तीसरे ब्रैकेट में एस माइनस सी का टोटल रूट। ठीक है, तीनों साइड की वैल्यू दे रखी है, एस की वैल्यू 15 निकालने हैं, सॉल्व करेंगे तो एरिया निकल के आ जाएगी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना में की गई थी। तो जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसको हम लोग इसरो बोलते हैं, वो 15 अगस्त 1969 को स्थापना की गई थी, जिसके चेयरमैन हैं के सिवन और हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। ठीक, बेंगलुरु कहाँ, कर्नाटक में। और अब थोड़ा इस मतलब इंडियन स्पेस जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका 2021-22 का बजट कितना है, तो 13,949 करोड़ रुपए इसका बजट है। ठीक है, तो अब लेटेस्ट में CBT2 में बजट भी पूछ सकता है कि 2021-22 में बजट कितना था या कितना है, तो 13,949 करोड़ रुपए बजट है इसरो का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 115। कार M की चाल कार W की चाल से दोगुनी है। ठीक है, जैसा सोल्यूशन देख लो। यदि कार M 2 घंटे और 30 मिनट में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार W की चाल ज्ञात कीजिए। W की स्पीड ज्ञात करना, तो M/W बराबर हो जाएगा 2:1। तो M जो है वो 2.5 घंटे में 120 किलोमीटर चलता है, तो स्पीड ऑफ M मतलब M की जो चाल है वो हो जाएगी 120 अपॉन 2.5 ये टाइम है, 2.5 घंटे ना, इसलिए हम लोग 2.5 कर लिए, तो 48 आ जाएगी। फिर W की जो स्पीड है, W की स्पीड जो है वो M की स्पीड से आधी है, तो M की स्पीड 48 है, उसका आधा कर देंगे, 24 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। रेल वायर इज रिलेटेड टू, तो जो रेल वायर है, तो ये जो रेल वायर है ये रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा से संबंधित है, जो इससे पहले क्वेश्चन आया था रेलटेल। ठीक है, रेलटेल से ही ये संबंधित है, मतलब जो रेलटेल का एक सब्सिडरी कंपनी है रेलवे टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, उसी से संबंधित है रेल वायर। 2 बार क्वेश्चन आया है इसी में। तो रेलवे के जितने भी सब्सिडरी हैं, कितने जोन हैं, कितनी ट्रेनें चलती हैं, ट्रेनों के लेटेस्ट नाम, जो नए चेंजेस आते हैं, वो सब याद रखना। तो रेल वायर जो है रेलवे का ब्रॉडबैंड सेवा से संबंधित है। और इसी से जो क्वेश्चन नंबर 100 जो आया था रेलटेल के बारे में पूछा गया था, इसी से पूछा गया था रिलेटेड 100 नंबर क्वेश्चन, वापस करके आप लोग देख लेंगे। ठीक है, फिर 117 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस देश में वर्ष 1986 में यूनाइटेड किंगडम का शासन औपचारिक रूप से समाप्त हुआ? ठीक है, तो 1986 में ऑस्ट्रेलिया पर से यूके का शासन हटा, मतलब ऑस्ट्रेलिया भी गुलाम था, जैसे भारत था अंग्रेज़ों से, उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया भी अंग्रेज़ों से गुलाम रहा। तो 1 जनवरी 1901 में आज़ाद हुआ था। ठीक, लेकिन उसका औपचारिक रूप से समाप्ति मतलब हुई थी वो 1986 में हुई थी। आज़ाद तो 1901 में हो गया था, बट जो उनका शासन था, उनके कुछ रूल नियम कायदे जो कुछ भी था उनके ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर अंग्रेज़ों का, वो 1986 में हटा था। फिर 118 क्वेश्चन सीरीज से रिलेटेड है, बट इट इज़ मिसप्रिंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू ज्ञात करना है। सोल्यूशन देख लो आप लोग, लगा दिए, हो जाएगा, सॉल्व करेंगे इसको, तो आ जाएगा 1/2 के इक्वल टू 1/2। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये इस सेट का लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक माध्यिका का सही विवरण नहीं है? तो यह चरण तो सेकंड चारों को पढ़ लेंगे, माध्यिका से पता हो जाएगा। यह आंकड़ों के सभी
परीक्षणों पर आधारित होती है। तो माध्यिका सभी सब पर नहीं आधारित होती भाई। जैसे 5 हैं, 5 आंकड़े दे रखे हैं, ठीक है, तो तीसरे पर आधारित है, माध्यिका तीसरी हो जाएगी। 4 रखे हैं, 4 हैं, ठीक है, 4 हैं तो तीसरा और चौथा जो टर्म है, आंकड़ा है, उसको ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, माध्यिका आ जाएगी। तो सभी आंकड़ों पर डिपेंड नहीं करती है माध्यिका, ठीक है। हमको 2 टर्म या 1 टर्म की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 का दूसरा प्रश्न पत्र है वो 2 पार्ट में कंप्लीट हो गया। पहला पार्ट में 60 क्वेश्चन थे जो हम डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिए हैं और ऊपर आई बटन पे भी है। आप लोग अगर नहीं देखें तो देख लें, और हमारे चैनल को अगर नहीं अभी तक सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के और भी सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ला सकें आप लोगों के लिए। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद।